स्वागत है आपका हिमाचल समाचार में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हिमाचल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बजट सत्र की खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को 2014-15 के बजट का सदन में विपक्ष की गैर हाजिरी में पारित कर दिया गया है। जी हां, हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य सदन में मौजूद रहे। बुधवार को प्रश्नकाल के बाद बजट को ध्वनिमत से पारित किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज से पहले से गठित किए गए लोकायुक्त की शक्तियां बढ़ाने और उसे और मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 2014 सदन में पेश किया। संभावना है कि शुक्रवार को संशोधन के लिए रखे गए इस बिल को पारित किया जा सकता है। वहीं सदन में बजट के पारित होने के अलावा लोकायुक्त बिल में संशोधन के लिए पेश हुए विधेयक और विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से डे एंड नाइट न्यूज के साथ खास बातचीत में, जहां इस बजट के पारित विपक्ष की अनुपस्थिति में 2014-15 का बजट पास कर दिया गया है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश जी, विपक्ष गैर हाजिर था आज सदन में और बजट पास कर दिया गया है और काफ़ी दिन से बहिष्कार भी जारी, तो कोई वार्तालाप या बातचीत का रास्ता कोई निकाल रही सरकार भी अपनी तरफ से? नहीं, ऐसा है कि बजट को तो पारित होना ही था और वो आज सर्वसम्मति से बहुमत से जो है जितने लोग मौजूद थे हाउस में वो बजट पास हो गया। और आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, इसलिए बजट सेशन को एडवांस करके किया है ताकि सारे साल में जो है जो जन कल्याण की योजनाएं बढ़नी है या वेलफेयर की योजनाएं बढ़नी है, विकास और कल्याण के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसलिए जो है ये बजट सेशन को जो है एडवांस किया गया था और आज बजट पास हो गया और हिमाचल प्रदेश की जनता को इससे इस बजट में जो फ़ायदे मिलने हैं उसके वो हकदार हो गए हैं। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, हमने विपक्ष से बार बार अपील की है कि वो सदन में आए। अब तो आखिरी 2 दिन बचे हैं और मैंने जो चीफ विप हैं, बात तो चीफ विप से ही होगी, सुरेश भारद्वाज जी चीफ विप हैं, उनको मैंने कल भी फ़ोन किया था। आज भी मैंने उनको कॉल करने का प्रयास किया लेकिन शायद वो कहीं व्यस्त होंगे तो फ़ोन नहीं उठा पाए। तो पिछले कल मैंने उनको कहा था। तो जो सदन है वो पक्ष विपक्ष से चलता है, दोनों जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दोनों का सदन में रहना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी एजेंडा भाजपा ने लगाया हुआ था, काफ़ी क्वेश्चंस लगाए हुए थे, काफ़ी जो है रेजोल्यूशंस लगाए हुए थे जिन पे काम होना था, लेकिन समहाउ वो नहीं आए। और अब 2 दिन बाकी हैं। हम तो संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैं उनसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि वो सदन में आएँ और अंतिम 2 दिनों की कार्यवाही में हिस्सा लें। लोकायुक्त को भी सशक्त करने का यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो रखा गया है, तो किस तरह से सशक्त किया जाएगा? क्या पावर्स जो हैं वो और बढ़ाई जाएंगी उसमें? वो उसमें जो है हमारा लोकायुक्त का कैबिनेट से पीछे अप्रूवल हो गई थी, अब सदन में भी वो बिल आ गया है, तो उसमें चर्चा होनी है। और हमारा पहले 1 मेंबर था, उसको 3 मेंबर किया जा रहा है, उसकी चयन की प्रक्रिया है और उसकी पावर्स का है, वो सारे चर्चाएं जो है वो होनी है। हमें हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन तो बहुत अरसा पहले से एग्जिस्ट करता है और लेकिन इसके बावजूद जो उसमें मल्टी बॉडी जो बननी थी उसका प्रस्ताव आ गया है और जो उसको चयन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा हुई थी और वो अब सदन में आ गया है, अब उस पर चर्चा होनी है। इसमें कोई एक बात ये भी सामने आ रही है कि सरकारी जो अधिकारी रहेंगे उनको भी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो शो करनी होगी लोकायुक्त के पास, क्या इस तरह की बात सामने है? इसमें रखा गया है इसको भी? नहीं, अभी सामने आया है। अब जब बिल पारित हो जाएगा आपके समक्ष आ जाएगा सब कुछ, लेकिन हर तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के जितने भी बिंदु हैं उनको प्लग करने के नज़रिए से जो है ये बिल लाया गया है।
तो आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 2014-15 का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष वहां पर मौजूद नहीं था और बहिष्कार जो है वो आज भी जारी रहा विपक्ष की ओर से। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर से विपक्ष से अपील की है, हालांकि 2 दिन रह गए हैं अभी और सत्र में, फिर भी अपील की है कि सदन की कार्रवाई जो है उसमें भाग लें। वहीं लोकायुक्त जो बिल है उसे भी अब रखा गया है सदन में। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, DN नाइट न्यूज, शिमला। जी हां, आज बजट पारित कर दिया गया। अगर इस पूरे के पूरे विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो पहले दिन से वॉकआउट देखने को मिल रहा था और उसके बाद सरकार और विपक्ष एक दूसरे को शायराना अंदाज में पहले बताती नजर आई और उसके बाद बहुत से ऐसे मुद्दे और पहलू रहे जो इस विधानसभा बजट सत्र में जिन पर बातचीत नहीं हो पाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे शिमला से संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा से। मोहित, सदन की कार्यवाही के 2 दिन बचे हैं, क्या विपक्ष कार्यवाही में हिस्सा लेने के मूड में दिख रहा है? देखिए राज, आज जो है विपक्ष की जो है वो बैठक अभी चल रही है शिमला में ही और इस बाबत जो है फैसला बैठक में लेगा आज विपक्ष की क्या जो 2 दिन शेष बचे हैं सदन की कार्यवाही के, उसमें उसे हिस्सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो रणनीति जो है वो क्या होगी, वो जो साफ है वो बैठक के बाद ही हो पाएगा। बहरहाल आज बजट जो है वो पारित कर दिया गया ध्वनिमत से और विपक्ष की गैर हाजिरी में ये बजट पारित हुआ है। और एक बार फिर से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने अपील की है कि विपक्ष है कि सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें। हालांकि अभी 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपनी तरफ से सरकार की तरफ से उन्होंने अपील की है। राज जी मोहित, हमने देखा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ कहा था कि विचार को साझा करें और ड्रामेबाजी से सदन नहीं चलता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष ने बजट सत्र से दूर रहकर क्या संदेश देने की कोशिश की है? देखिए, विपक्ष जो है वो पहले दिन से ही नाराज चल रहा है सरकार से। जिस तरह से पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, तो विपक्ष का यह आरोप है कि जो अभिभाषण है उसमें चार्जशीट का कहीं जिक्र नहीं था जो बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपी थी सरकार के 1 साल पूरा होने पर। सबसे पहला जो मुद्दा था विपक्ष का वो ये था कि उसका जिक्र जो था उसमें नहीं था अभिभाषण में और उस पर उन आरोपों पर किस तरह की जांच होनी है या किससे जांच करवाई जानी है उसका भी उल्लेख जो था उसमें नहीं था। तो सदन से पहले दिन जो है विपक्ष इस बात को लेकर के वॉकआउट के साथ ही सदन जो विपक्ष है उसका ये भी आरोप था कि जो राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा था उसमें जो 1 साल पूरा होने पर जो सरकार के उसमें ज्यादातर काम जो थे विकास कार्य वो पूर्व भाजपा सरकार के समय हुए थे जिन्हें इस अभिभाषण में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहला दिन जो था उसी से ही वॉकआउट किया है, बहिष्कार किया है सदन का विपक्ष ने और लगातार जो है उसके बाद बहिष्कार जारी रहा। और ये पहले जो था विपक्ष 3 से 4 दिन जो था सदन में हंगामा किया विपक्ष ने, उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब ना मिलने पर वॉकआउट भी किया और उसके बाद जो विपक्ष का आरोप है कि जो मुख्यमंत्री उन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे विपक्ष के जो विधायक है उनको लेकर के, तो नाराजगी विपक्षी कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी थी और उस पर विपक्ष चाहता था कि सदन में मुख्यमंत्री माफी मांगे। हालांकि सरकार जो है वो सरकार ने पलटवार किया और मुख्यमंत्री का ये बयान आया कि इस तरह की जो आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो बेबुनियाद है और आरोप जो उन्होंने अपशब्द का जो आरोप है उस पे सफाई दी मुख्यमंत्री ने और कहा कि इस तरह के शब्दों को उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। राज, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बजट सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि बजट जो है जरूर पेश हुआ 7 फरवरी को और आज इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राज जी, तो कुल मिलाकर कहें बजट पारित, विपक्ष नदारत और लोगों का नुकसान। मोहित, इसका कुछ असर लोकसभा चुनावों पर, खासकर आपने चार्जशीट की बात कही, खासकर चार्जशीट का मुद्दा भुनाने की कोशिश करेगी भाजपा? बिल्कुल, देखिए ये जो पहले से ही तय माना जा रहा है कि जो चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है प्रदेश सरकार के खिलाफ, उन्हें उस चार्जशीट को जो है वो बीजेपी आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें जब प्रचार का समय होगा तो एक तरफ बीजेपी जो है वो सरकार पर हमला बोलेगी इस चार्जशीट को लेकर। जो आरोप जो है इसमें तय किए गए मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट कई मंत्रियों पर आरोप जो है वो लगाए गए हैं चार्जशीट में
ये भी मुद्दा रहेगा आने वाले जो लोकसभा चुनाव है राज्य उसमें, और इन मुद्दों को बीजेपी जमकर उछालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी बाद में साफ होगा, जब रणनीति बनेगी प्रचार के लिए बीजेपी की, उसमें यह साफ होगा कि इनमें से कौन कौन से मुद्दे जो है वो जनता के बीच ले जाएगी बीजेपी। राज जी मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दर्शकों को बता दें कि विपक्ष की गैर हाजिरी में आज बजट पारित हो गया, लेकिन इसका असर पड़ा तो किस पर पड़ा? मुझ पर, आप पर और हम सब पर, यानी आम जनता पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां हिमाचल ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं सरकार के इन कागजी दावों की पोल ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में खुलती नजर साफ तौर पर आ रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मीडिया ने अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाई देखी। ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में रखी एक्सपायरी दवाइयों पर मीडिया ने जब सीएमओ से सवाल पूछा तो सीएमओ साहब मीडिया पर ही बेफर पड़े। जब कोई बीमार होता है तो उसे दवा की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर की सलाह पर वो कोई दवा लेता है तो ये मानकर चलता है कि उसकी हालत में सुधार होगा, लेकिन वही दवा उसे मार भी सकती है। जी हां, जानलेवा दवाइयां जो एक्सपायर हो चुकी है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में ये दवाइयां एक्सपायर होने के बाद भी 2 साल से यहीं पड़ी हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल ने पहला स्थान तो हासिल किया है, लेकिन सरकार के इन कागजी दावों की पोल ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में खुलती साफ नजर आ रही है। बच्चों और महिलाओं को दी जाने वाली दवाइयां इस अस्पताल में एक्सपायरी हालत में पड़ी हुई है। सरकारी दावों की पोल खुलने के बाद एक्सपायर हुई दवा के बारे में पूछने पर सीएमओ साहब अस्पताल में मीडिया के बिना इजाजत के आने पर ही भड़क पड़े। इस सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे लोगों के निजी रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो ठीक है, बिना किसी की परमिशन से कोई भी सेक्शन एंटर करना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि थोड़ी देर बाद सीएमओ के बर्ताव में नरमी आई और उन्होंने उचित कार्रवाई की बात कही। सर, ऐसी कोई दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं तो हम इसको बिल्कुल गंभीरता से लेके इसकी जांच करवा दें कि इसके संबंधित कोई भी कर्मचारी या अधिकारी के अगर कसूर पाया जाता है तो हम इसको गंभीर कड़ी से कड़ी। सीएमओ साहब, सवाल मीडिया के अस्पताल में आने का नहीं, सवाल है कि जो दवाइयां सरकारी नियमों के मुताबिक एक्सपायर होने के बाद खत्म कर दी जानी चाहिए, वो एक्सपायर होने के बावजूद अस्पताल में क्या कर रही हैं? ऊना से संदीप खड़वाल के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। जी हां, तेवर देखने को मिले सीएमओ साहब के, लेकिन इस सवाल के जवाब पर जरूर बौखलाते नजर आए कि एक्सपायरी दवाइयां क्या कर रही है अस्पताल में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अब पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर नई दिल्ली में उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया है। आपको बता दें कि हमीरपुर संसदीय सीट से आपके 150 उम्मीदवारों ने अपने नाम पेश किए थे, जिनमें साक्षात्कार के दौरान 9 उम्मीदवारों को चयनित किया गया। 9 उम्मीदवारों में से हमीरपुर में एक मात्र अमर सिंह चौधरी का नाम सामने आया है। अमर सिंह चौधरी ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो जनता के बीच भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे के साथ ही क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को लेकर जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों के नेता अपने परिवारवाद में फंसकर रह गए हैं। उनके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपने पुत्र मोह में रहकर अनुराग ठाकुर को आगे लेकर चल रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को मंडी से सांसद बनाकर चल रहे हैं। दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था जिसमें 150 लोगों ने भाग लिया था, तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 9 आदमियों का चयन हुआ है, जिसमें मैं जिला बिलासपुर से एकमात्र उम्मीदवार हूं। तो इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि मैं यहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर के, और हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार उन्मूलन है और देश के हर नागरिक की समस्याओं को सुलझाना है। वहीं हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 2 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हां, पार्टी ने फिलहाल शिमला और हमीरपुर सीट पर नाम तय नहीं किए हैं। इस बीच हमीरपुर सीट पर टिकट के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आवेदन आना जारी है। हमीरपुर लोकसभा से टिकट को लेकर उठा तूफान रुकता नजर नहीं आ रहा है। कभी मुकेश अग्निहोत्री, कभी राकेश कालिया, तो कभी राजेंद्र राणा और कभी नरेंद्र ठाकुर। लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार हमीरपुर से कोई भी बड़ा नेता टिकट लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहता। यही कारण है कि यहां से हर बार बाहर से ही टिकट थमाया जाता है। आपका ये कहना था पहले कि एक मजबूत कैंडिडेट जो है हमीरपुर से राजेंद्र राणा है, कोई और नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं सर? नहीं,
ऐसा कोई नहीं है जिसने अप्लाई किया हो। हाँ, मगर ये कईयों की राय थे कि भाई इनके बदले में कोई और हो सकता है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी ये मामला जो है ये इसके ऊपर अभी तो ये विचाराधीन है। प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह भी कम से कम हमीरपुर टिकट पर अपनी सहमति चाहते हैं और उनका तो कहना है कि सरकार संगठन से किसी को भी टिकट दे, हम उसके साथ हैं। इस बीच पूर्व मंत्री और पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह वर्मा ने भी हमीरपुर से कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन दिया है। रंजीत वर्मा कौल सिंह ठाकुर के करीबी माने जाते हैं। अगर मुझे टिकट दिया जाएगा तो मैं इस सीट को जरूर निकालूंगा। मेरी वर्षों की मेहनत इस जिला के, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लिए की है मैंने। मेरी टिकट भी 2009 में लोकसभा का कटा, 2012 में कटा, विधानसभा का 2007 का भी विधानसभा कटा, परंतु हमने दिलो जान से काम किया पार्टी के लिए और जो प्रत्याशी थे उनको जिताने की पूरी कोशिश की। कोई भी बड़ा नेता हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर खतरा मोल नहीं लेना चाहता और ऐसे में हर कोई कह रहा है कि जो भी आला कमान तय करेगी हम उसके साथ हैं। हमीरपुर से नवनीत बत्ता के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। जी हां, हमीरपुर संसदीय सीट पर कश्मकश बरकरार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता नवनीत बत्ता से। नवनीत, जानना चाहेंगे आपसे कि हमीरपुर हमेशा प्रदेश कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बना रहता है और इस बार भी नजारा कुछ वैसा ही। जी, अगर हम हमीरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी पहले ही अनुराग ठाकुर को अपना उम्मीदवार यहां से मान चुकी है और उसको लेकर नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली सुजानपुर में भी हो चुकी है, वहीं अगर हम कांग्रेस को यहाँ पे देखें तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे बिल्कुल बीजेपी से उल्टी है। यहाँ पर ना तो अभी उम्मीदवार तय हुआ है और जिस उम्मीदवार को लेकर मुख्यमंत्री बार बार बात कर रहे हैं उस उम्मीदवार को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बार बार कहा जा रहा है कि राजेंद्र राणा उम्मीदवार होंगे सरकार की तरफ से, लेकिन संगठन का बार बार मत आ रहा है कि जो भी पार्टी संगठन से उम्मीदवार देगी हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, वो चाहे कोई भी हो। तो ये जो टकराव की स्थिति संगठन और सरकार के बीच में हमीरपुर में बनी हुई है, इस स्थिति को अगर हम देखें तो आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए एक जी पुनीत, साथ ही आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो आला अधिकारी ये कहते दिखते हैं कि हमीरपुर उनके लिए और सीटों की तरह ही है और कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है हमीरपुर सीट में, लेकिन जब चयन की बात आती है तो कश्मकश दिखती है और उसके साथ साथ कोई भी नेता यहां से खतरा मोल नहीं लेना चाहता चुनाव लड़ने का, तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं इस सीट पर। जी, अगर हम कांग्रेस के सूत्रों की बात करें तो उनका सीधा सीधा यही कहना है कि हमीरपुर जैसी सीट पर कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता जोखिम नहीं उठाना चाहता और उसी बात के चलते ये जो उम्मीदवार को लेके झगड़ा चल रहा है इसी मुद्दे को लेके चल रहा है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की चलती है या संगठन की चलती है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष खुद हमीरपुर से है, तो ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि उनकी कहां तक इस सीट को लेके सुनी जाती है। जी राज जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस ने नहीं दिया है हमीरपुर संसदीय सीट से नाम और हमीरपुर पर कश्मकश जारी है। किसकी चलती है ये देखने लायक रहेगा। खबर रामपुर से। रामपुर में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नरेंद्र अत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। अत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महंगाई लाती है तो भाजपा इससे राहत दिलाती है। बकौल अत्री, कांग्रेस के पीछे 10 वर्षों में देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के अनुसार भी लोगों से किए वायदे भी पूरे नहीं कर पाई। खबर सोलन से। सोलन जिला के कसौली के गुनाई गांव में केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को उनके अधिकारों और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों और संस्थाओं से आए अधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस मौके पर शिविर के बारे में जानकारी देते हुए समर्पण संस्था के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रयोग नहीं कर पाते और ना ही अपने अधिकारों का फायदा उठा पाते हैं, इसलिए विभिन्न संस्थाएं उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। उन्होंने शिविर में लोगों को कानून एवं उनके मौलिक अधिकार की जानकारी दी।
इस देश का हो बाहर का हो, इंसान से मतलब है, सबके लिए बनती है। जैसे राइट ऑफ एजुकेशन है, अच्छी जिंदगी जीने का सबको अधिकार है। गांव में लोग पिछड़े वर्ग के रहते हैं, इनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी गई आज। जो भी जानकारी मुझे मिली है, मैं आस पड़ोस में जाकर ये जानकारी सबको देना चाहती हूँ। अपने सभी अधिकारों को पहचानें, इसके विरुद्ध संघर्ष करें और अपने भी आसपास लोगों को ये जानकारी दें। अनुसूचित जनजाति के लोगों के संबंधित लोगों के लिए एक 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो आपने देखी हिमाचल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। अभी के लिए हिमाचल समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डे नाइट न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।